नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में एक अहम समीक्षा बैठक की। सीएम ने बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों का गहराई से जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में सीएम ने साफ किया कि प्रधानमंत्री के दौरे में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने 24 अप्रैल तक देश भर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि स्वच्छ और सुंदर कानपुर की छवि पेश की जा सके। तो वहीं साथ ही सीएम ने नगर निगम, जनप्रतिनिधियों और बीजेपी संगठन के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे 24 अप्रैल तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाए। प्लास्टिक मुक्त वातावरण, कूड़े के निस्तारण और साफ सफाई की जिम्मेदारी सभी को मिलकर निभानी होगी। साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए, कहा कि ताकि प्रधानमंत्री को स्वच्छ, सांस्कृतिक और जागरूक कानपुर दिखे। तो वह लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट 2027 में सपा का सियासी समापन तय। तो आपको बताते चले, केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान, समाजवादी पार्टी अब सिर्फ का नाम रहेगा, असल में 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कल आपको बताते चले समाप्ति पार्टी हो जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही यूपी में फिर जोरों शोर से खिलेगा कमल, जय बीजेपी, केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। समाजवादी पार्टी का अब सिर्फ नाम रहेगा, असल में 2026 के आपको बताते चले 27 विधानसभा चुनाव के बाद कल लाएगी समाजवादी पार्टी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट। आप देख मौर्य का पोस्ट, जहां उन्होंने जय भाजपा के नारे भी लगाए। तो वहीं प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बयान, निषाद जाति को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया है। अंग्रेजों ने घोषित किया था क्रिमिनल कास्ट, निषाद जाति ने मुगलों अंग्रेजों को मारकर भगाया। मोदी योगी सरकार ने निषाद जाति को का आपको बताते चले सम्मान मिला। लोक सभा में निषादों को उदासीन होने से बीजेपी सीटें हारी। लोकसभा में निषादों के उदासीन होने से बीजेपी सीटें हारी। मोदी योगी सरकार ने निषाद जाति को सम्मान मिला। निषाद जाति ने मुगलों अंग्रेजों को मारकर। हमको लगता है कि मैंने बहुत बड़े प्रयास किया कि पहले यहाँ बड़ा गैंगवार चलता था, तो मेरे निवेदन पर वो गैंग खत्म हो गया। अब कम से कम चाहेंगे कि गरीबों के लिए एक सिस्टम बन जाए जिससे कि ठेकेदार भी रहें और उसके अंदर काम करने वाले मजदूरों को भी ठीक से मजदूरी मिले। अब बिना सिस्टम बनाए, और उसके लिए फिर मैं कुछ लोगों से संपर्क में हूँ कि भाई आपस में अपने ही लोगों का अपने लोग शोषण न करें तो अच्छा रहेगा। एक अच्छा संदेश है, चूँकि आप निषाद राज के वंशज हो। एक पहचान जब दे दिया निषाद राज के किले का और एक 56 फुट की मूर्ति लग गई मित्रता की, तो आप भी अपने गरीब भाई को मित्र बनाकर उनको उचित मजदूरी देते रहिए और अपने ठीक है करते। तब बना जब देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद कराने वाली 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जिनके पुरखों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतारा हो, तो क्रिमिनल कास्ट घोषित किया हो। ऐसी जातियां भूमिहीन है, रोड पर है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में। इन लोगों ने देश को आज़ाद तो करा दिया, लेकिन सत्ता कुछ लोगों के हाथ में मिली और जिन लोगों ने धोखा किया और इन जातियों को ओबीसी में डाल दिया। जो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के साथ फिशरमैन भी उसमें अनुसूचित जाति के अंदर सूचीबद्ध है। उत्तर प्रदेश में एक दिल्ली के अधिनियम से, जो संविधान का अधिनियम है, अधिसूचना, उससे इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे और इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित। उसका नाम ही है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम। मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा जो जाति, पैसे, बुद्धि में समाज में नीचे, भूमि है, नहीं है, ऐसे जातियों के निवारण के लिए है। उत्तर प्रदेश में एक अलग से लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 बना दिया। तो कह दिया है पिछड़ी है, वो खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी, यही काम किया। और जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो धारा 13
31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से निकाला गया। तो ओबीसी से राज्यपाल ने हमें संशोधन करके निकाल दिया, तो अब हमें अनुसूचित जाति का मिला है। इसके लिए जिसको लेना होगा उसको जगना होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करे, इसीलिए हम लोग आए हैं। आज इन्हीं वजह से आज उदासीन हो गया निषाद, चूंकि माननीय योगी जी थे तब सदन में आवाज उठाते थे। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी जो थी वो हमने वादा किया था मछुआ विजन में, इसके नतीजा कि एक बार 2019 में हम लोग सरकार 2019 में बनाए, 2022 में एक मुश्त वोट दिया निषादों ने। नतीजा क्या हुआ कि इस बार आपने देखा होगा निषाद उदासीन हो गया, 43 सीट हार गए। तो मैं चाहता हूं कि 200 निषाद बाहुल सीटें हैं, उसको मैं जगा रहा हूं, भाजपा को बता रहा हूं कि ऐसे जातियों जो वादा किए उसे पूरा करिए। और लगभग हम लोग सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक है, ये चौथे चरण का है। और खाली अब इलाहाबाद मंडल और मिर्ज़ापुर मंडल बचा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग विधानसभा में जाओगे। जब तक इनका जिनको लेना है उनको जगा रहा हूँ, और जिनको बताना, चूँकि ये शिक्षा को भी देखिए, अशिक्षा जो ऐसी चीज़ है कि जो आज के दिन में इनका शिक्षा मिलता अनुसूचित जाति अधिनियम में है, तो शिक्षा इन्हें मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो ये इसलिए इन्हें जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। संविधान में अधिकार जिस तरीके लेदरमैन ने लिया, वाशरमैन ने लिया, फिशरमैन भी अपना अधिकार ले। दावेदारी आपकी 200 सीटों की होगी। 200 सीटें हम साथ इकट्ठा कर रहे हैं कि वो वोट लें। 50,000 से ऊपर हमारा वोट है। वो ये विभिन्न जातियों में बटे थे अंग्रेजों से लड़ने के नाते। केवट मल्ला बिंद कश्यप रैकवार बात हम, लेकिन निषाद राज के किले पर लाकर उन्हें दिखाकर एक किया कि आपके पुरखों ने मुगलों अंग्रेजों से लड़ा उजड़ा है, अगर बसना है तो अगर कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा है तो कानून बना हुआ है आपको बसाने के लिए आगे, तो उसको लेने के लिए एक हो गए हैं। तो इसे 200 सीटें नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम वो 200 सीटें जितवाने की व्यवस्था रखते हैं। तो अगर हम उसको जीत देंगे तो निश्चित रूप से सीट भी देगी और इनके बच्चों का भविष्य भी दिखेगा। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कासगंज दौरा, नमामि गंगे के अफसरों के साथ करेंगे बैठक। तो वहीं आपको बताते चले, पेयजल योजना का करेंगे स्थलीय निरीक्षण, पेयजल योजना का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। साथ ही आपको बताते चले कि नमामि गंगे के अफसरों के साथ करेंगे बैठक। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ये कासगंज दौरा, जहां नमामि गंगे के अफसरों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही पेयजल योजना का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ये दौरा, जहां पेयजल योजना का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। तो वहीं मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी अनुज सिंह को पीएम मोदी से मिला सम्मान। सिविल सेवा दिवस पर अनुज सिंह को मिला सम्मान। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी अनुज सिंह को पीएम मोदी से मिला सम्मान। सिविल सेवा दिवस के पर अनुज सिंह को मिला सम्मान। नवाचार के लिए आईएएस अनुज सिंह को मिला पुरस्कार। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित। मैं आपको बताते चले, नवाचार के लिए आईएएस अनुज सिंह को मिला पुरस्कार, जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित। सिविल सेवा दिवस के मौके पर उन्हें सम्मानित। अनुज सिंह को पीएम मोदी से मिला सम्मान। अनुज सिंह को पीएम मोदी से मिला सम्मान। तो वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय पीएचडी मामले में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल छात्रों से मिलने के लिए पहुंचा। सांसद वीरेंद्र सिंह और एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी की कुछ सीटें सामान्य वर्ग को में दी जा रही हैं। इस पर विवि प्रशासन की ओर से कोई बातचीत भी छात्रों से नहीं की गई है। तो वहीं सपा सांसद ने छात्रों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। यह जब सूचना हम लोगों को मिली तो हम लोग आज उन कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं आकर के यहाँ धरने पर कि आखिर उसके साथ अन्याय क्या हुआ। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस किसी भी के साथ अन्याय है उसके साथ समाजवादी पूरी तन्मयता के साथ खड़ी है। हम उसी के तहत लोग
तमाम तरीके की बात कहते हैं, लेकिन पीडीए प्लेटफॉर्म केवल उन्हीं चीज़ों को लेकर के है, न जाति है न धर्म है। जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको न्याय दिलाने का प्लेटफॉर्म है। और उस हम समाजवादी तन्मय के साथ हर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो वही अयोध्या से खबर सामने आ रही है, जहां बहुजन समाज पार्टी की मंडलीय समीक्षा बैठक संपन्न। जिला कार्यालय में संपन्न हुई बैठक में 2027 चुनाव को लेकर हुई चर्चा, संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहे मौजूद। मैं आपको बताते चले, बहुजन समाज पार्टी की मंडलीय समीक्षा बैठक अब संपन्न। जिला कार्यालय में संपन्न हुई बैठक में 2027 चुनाव को लेकर हुई चर्चा, संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। बैठक में आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहे मौजूद। तो वह लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जो एलडीए डाकघर शाखा में 40 लाख रुपए गायब। रेल कर्मियों के खाते से गायब 40 लाख रुपए। जांच समिति का किया गया गठन, मामले की जांच हुई शुरू। गायब रुपयों के कारणों का पता लगाने की कोशिश। संदेह के दायरे में 3 सदस्यीय समिति गठन, 5 कर्मचारी। खातों का पैसा निकालने में इस्तेमाल हुई आईडी की होगी जांच। रेल कर्मी के खाते से गायब 40 लाख रुपए। जांच समिति का किया गया गठन, मामले की जांच शुरू हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सूत्रों के मुताबिक यूपी बोर्ड का रिजल्ट 26 या 27 अप्रैल को जारी हो सकता है। इस साल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक हुई थी, जिसमें करीब 55 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिए थे। परीक्षा प्रदेश में 75 जिलों के 8,140 केंद्रों पर आयोजित की गई। वहीं बोर्ड ने 9 अप्रैल तक मूल्यांकन पूरा कर लिया था। इस वर्ष हाई स्कूल को इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 54,37,233 छात्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें करीब 52 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। लगभग 3 लाख छात्रों ने किसी कारणवश परीक्षा नहीं दी। तो वहीं बोर्ड सचिव के अनुसार परीक्षा परिणाम की तारीख की आधिकारिक घोषणा वेबसाइट पर की जाएगी। तो वहीं भाकियू भानु गुट के कलेक्टर ने प्रदर्शन किया। भाकियू ने फसलों के उचित दाम और बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं किसानों ने अपनी मांग जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। तो वहीं आपको बताते चले, भाकियू भानु के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। तो वहीं मैनपुरी में खाद्य विभाग की मनमानी से व्यापारी परेशान है, जहां व्यापारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया और पदाधिकारियों ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की शिकायत की। साथ ही उनका कहना है कि खाद्य विभाग की ओर से एक अनाधिकृत नोटिस जारी किया, जिसकी वजह से सभी परेशान हैं। खाद्य विभाग ने करीब 50-60 नोटिस जारी किए हैं, जो कि बिल्कुल अनाधिकृत हैं। एक एडवाइजरी जारी हुई 2020 में, दिसंबर 2020 में एक एडवाइजरी जारी हुई, जिसमें ये बताया गया कि अपना पोर्टल पे, एक फॉस्फोरस पोर्टल है, उस पे जो है अपना रिटर्न दाखिल करना वार्षिक है। तो उस समय कोरोना चल रहा था, उस समय तो लगभग सारे व्यापार बंद थे, तो उस समय लोगों के पास ये सूचना पहुंची भी नहीं। उसके बाद 2022 में एक ऑर्डर जारी हुआ, जिसमें ये दिया गया कि जिसका रिटर्न दाखिल नहीं होगा उस पे 100 रुपए पर डे या फिर उस लाइसेंस फीस का 5 गुना तक ही हम जुर्माना दे सकते हैं।
तो वहीं खबर अयोध्या के रुदौली से, जहां रुदौली के बाजीपुर में शादरा सहायक नहर में बच्चों की खतरनाक गतिविधियां सामने आई हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए कई बच्चे नहर में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नहर में पुल पर यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहां पानी की तेज बहाव और ढलान भी है। इस स्थान पर पहले भी कई बार बच्चों के डूबने की घटनाएं हो चुकी। तो मैं स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चे बिना किसी सुरक्षा उपाय के नहर में तैर रहे हैं। उनके परिजन इस खतरनाक गतिविधि से अनजान है। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें छोटे बच्चे नहर में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पटरंगा, आपको बताते चले कि पटरंगा थाना प्रभारी शशिकांत यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति की जांच की जाएगी। तो वहीं न्यू नोएडा जैसे न्यू आगरा नाम से नया शहर बसाने की योजना है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान के बाद इसका जोनल प्लान तैयार कर लिया है। यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर बसाए जाने वाले न्यू आगरा अर्बन सेक्टर में सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के साथ ताज की सुंदरता का भी खास ख्याल रखा जाएगा। न्यू आगरा को करीब 9,500 हेक्टेयर में बसाने की तैयारी है, जिससे आगरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के, आपको बताते चले, 58 गांव में जमीन बनाने की योजना है। प्रस्तावित शहर में रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और टूरिस्ट डेवलपमेंट पर भी खास फोकस किया जाएगा। तो वहीं यूपी जिले के कोतवाली क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने देवर के साथ घर से फरार हो गई। महिला 3 बच्चों की मां है। अपने तीनों बच्चों को छोड़कर महिला अपने देवर के साथ फरार हो गई। इस मामले में क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही यूपी से एक मामला सामने आया था, जहां सास अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई थी। दरअसल पूरा मामला हापुड़ शहर के रामगढ़ी मोहल्ले का है। यहां रहने वाले अर्जुन नामक युवक अपनी पत्नी लक्ष्मी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अर्जुन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी 15,000 रुपए नगद और घर के आभूषण लेकर पड़ोस में रहने वाले देवर के साथ अचानक घर से चली गई है। महिला की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। मामला यह है जी, हमारा लड़का 2 तारीख से भगा हुआ है भतीजे की बहू को लेकर, भाभी को लेकर। वो मिल नहीं पा रहा। हमने भतीजी भागदौड़ कर ली। बच्चे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। वो रो रो का उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अच्छा, हाँ, हम मीडिया वालों का सहारा लेना चाहते हैं। अच्छा, जो आपने कहीं तहरीर वगैरह दी है, किसी से शिकायत वगैरह की है? बस थाने में वो दिया जी हमने गुमशुदा की रिपोर्ट। अच्छा, हाँ। तो थाने से या किसी भी सक्षम अधिकारी से आपको आश्वासन मिला है? नहीं, कोई नहीं मिला अभी। तो वहीं शाहजहांपुर में एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की जान चली गई, जब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के तहत चेक पोस्ट पर की गई लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हादसा रविवार को निगोही क्षेत्र के धुलिया मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान हुआ। इस दर्दनाक घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप सड़क पर जाम कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद देर रात करीब 2 बजे जाम हटाया गया। इस दौरान पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये घटना पुलिस की कार्यप्रणाली और यातायात सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन के पर गहरे सवाल उठाते हैं, जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। जनता में दिखा आक्रोश। पुलिस की लापरवाही के चलते एक महिला की हुई मौत। पुलिस की लापरवाही के चलते महिला की मौत। डंपर से कुचलकर हुई महिला की मौत। जनता में दिखा आक्रोश। पुलिस की लापरवाही से महिला की मौत।
तो भाई पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोक प्रशासन की उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए जिलों का समग्र विकास और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से चुनिंदा नवाचार पर आपको बताते ई कॉपी टेबल बुक का विमोचन किया। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में 17वें सिविल सेवा दिवस समारोह को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सालों में भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर फोकस कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी दिख रहा है। आपसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कई बार चर्चा हुई है, लेकिन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की सफलता भी उतनी ही शानदार है। आप जानते हैं, ये प्रोग्राम 2 साल पहले जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। सिर्फ 2 साल में इन ब्लॉक्स ने जो बदलाव दिखाए हैं वो अभूतपूर्व है। इन ब्लॉक्स में हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कई इंडिकेटर्स में शानदार प्रगति हुई है और कुछ स्थान पर तो राज्य की एवरेज से भी आगे निकल गए हैं। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक में 2 साल पहले आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी सिर्फ 20% थी। अब ये 99% से भी ज्यादा हो गई है। साथियों, पिछले 10-11 साल की देश की जो सफलताएं रही है, उन्होंने विकसित भारत की नींव को बहुत मजबूत किया है। आज देश इस मजबूत नींव पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण शुरू कर रहा है। लेकिन निर्माण की इस प्रक्रिया में हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं है। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऐसे में बेसिक सुविधाओं की सैचुरेशन हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको लास्ट माइल डिलीवरी पर हमेशा बहुत ज्यादा फोकस करते रहना है। समय के साथ देशवासियों की नीड्स और एस्पिरेशंस दोनों तेजी से बदल रही है। अब सिविल सर्विस को कंटेम्पररी चैलेंजेस के हिसाब से खुद को एडेप्ट करना होगा, तभी वो रिलेवेंट बनी रह सकती है।